Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Green. My short introduction is that I belong to the 48th CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service and working as Assistant Accountant General in AG Sindh. So this is going to be our second session in which, inshallah, we are going to discuss uh, the book review, that is the 10 lessons for a post-pandemic world by Fareed Zakaria. This is going to be the part 2 of the book review of the same book. In the part 1, we reviewed the chapter on globalization. That was chapter 10, I think so. मैं कंफर्म कर लेता हूँ. वो जो था हमारा, वो था हमारे पास चैप्टर 8. ठीक है. अच्छा, मैं ओवरऑल बुक रिव्यू नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल बुक रिव्यू करूंगा आधे एक घंटे में आपको पूरे बुक का रिव्यू दे दूंगा. दैट इज नॉट गोइंग टू बी एज बेनिफिशियल एज द रिव्यू ऑफ द चैप्टर्स, बिकॉज हर चैप्टर इस बुक का इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम जो है वो चैप्टर वाइज रिव्यू करके आपको डिटेल डिस्कशन देते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाएं. और हमने उसमें पूरा डिस्कस किया था कि हाउ द ऑथर ऑफ दिस बुक डेवलप हिज contention or develop his argument that globalization is not that globalization is not reversing, actually it is changing its direction. And now we are going to discuss its chapter number 7, that is going to be the bipolarity of the world, bipolar system. That means the two powers is emerging. The one is the United States of America, that is the status quo power, that is the developed power, and the new power that is rising, that is also called the rising dragon, the China, which is threatening the global position of United States of America, और जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है that the conflict is inevitable. तो इसका जो है वो अब हम जो है वो चैप्टर 9 जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं, और आपके सामने ये रिव्यू है. ये जो है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, या जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है यस्टरडे सैटरडे वाले दिन, जिसमें हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, और आज हम बुक रिव्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर. वर्ल्ड इज बिकमिंग बाइपोलर, चैप्टर नंबर 9. क्यों इंपॉर्टेंट है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर in this session, कि भाई it is all about US China rivalry, it is all about the rise of the dragon, it is all about the inevitable conflict. क्या वो होगा या नहीं होगा? तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस में तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंपटीशन, कॉपरेशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन, ये तमाम टॉपिक्स मौजूद है. यूएस चाइना राइवलरी का टॉपिक मौजूद है, और बड़ी आसानी से इस चैप्टर में से जो बातें बताई गई हैं उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर, या आर्ग्यूमेंट के तौर पर, या एविडेंस के तौर पर आप यूज कर सकते हैं. फिर ऐसे के अंदर आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस पे 2-3 ऐसे आ ही रहे. इस दफा भी आया इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइनीज ट्रेड पॉलिसीज एंड वर्ल्ड ट्रेड. ठीक है, मार्केट लिबरलिज्म के ऊपर आया, जो है वो इस दफा भी ऐसे मार्केट इकोनॉमी के ऊपर आया. तो ये तमाम चीजें, और इंटरनेशनल रिलेशंस में तो है ही. अगर आप IR1 में भी देखें, IR2 में भी देखें, IR1 में तो बाकायदा जो बैलेंस ऑफ पावर का टॉपिक है, तो अगेन यू कैन यूटिलाइज दिस टॉपिक एज वेल. IR2 में भी आप देखें तो अगेन पूरा वही सिलेबस है, तकरीबन करंट अफेयर्स जैसा, तो वहां पर भी आप ये चीज यूटिलाइज कर सकते हैं. और इट इज बेसिकली अ न्यू बुक, कंटेम्प्रेरी बुक, जिसको आप जो है वो यूटिलाइज वहां पर कर सकते हैं. आपके जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, तो वो आप जो है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स भी नोट किए मैं अपने पास, और मैं पॉइंटर के थ्रू फिर आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा. की क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर में जो है, अब यही स्लाइड है हमारे पास, इन्हीं क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर इसके ऊपर एनालिसिस जो उस ऑथर ने बताया वो डेवलप करेंगे, और फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, और फिर देखेंगे कि क्या आप भी उसके कंक्लूजन से इत्तेफाक करते हैं या नहीं. तो व्हाट आर द की क्वेश्चंस? वो कौन से की क्वेश्चंस हैं जो ऑथर फरीद जकीरिया ने इस चैप्टर में राइज किए हैं? उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि आर वी विटनेसिंग द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका? क्या हम अमेरिका का डिक्लाइन विटनेस कर रहे हैं?
अगर वाकई ही क्या ऐसा है कि अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है सोशल में, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, या ऐसा नहीं है, या एक सिर्फ ये परसेप्शन है, रियलिटी कुछ और है, फैक्ट्स कुछ और है। अक्सर मैं भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, इट इज बिकम अ स्टाइल और इट्स बिकम अ ट्रेडिशन टू से दैट द यूएस इज बेसिकली डिक्लाइनिंग, एंड यूएस जो है वो बड़ा डिक्लाइन पे चला गया और चाइना बहुत जल्द यूएस को सरपास कर, क्या ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन इमीडिएट राइज ऑफ चाइना, चाइना का एक इमीडिएट राइज हुआ है 2006 के बाद से। हमने देखा है 2006 में चाइना कुछ भी नहीं था और 2006 के बाद से हमने इमीडिएट राइज देखा है। क्यों है और किस तरह हुआ? फिर व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट यूएस चाइना रिलेशन? हम देखते हैं कि यूएस चाइना रिलेशन एक बड़ी कॉपरेशन वाली रिलेशनशिप थी, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप थी। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलाउ चाइना टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम। यूएस की पूरी पॉलिसी थी जिसके तहत यूएस ने अलाउ किया चाइना को कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में एंटर हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आए, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर बोला जाता है उसके अंदर आए, क्योंकि यूएस ये समझता था कि चाइना जितना जल्दी और जितना जो है वो क्या बोलना चाहिए इसको, कि the more China penetrate into the international system, the more it become liberal, the more it become democratic, and the more its economy open to the international market. कि जितना चाइना ज्यादा पेनिट्रेट होगा उतना ही ज्यादा वहां पर जो रिप्रेसिव पॉलिसीज है, जो सोशलिज्म है, वो कम होगा, डेमोक्रेसी की तरफ चाइना ज्यादा से ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो माओ का रेवोल्यूशन था वो बहुत खतरनाक था। उसको भी देखिए तो टर्निंग पॉइंट्स क्या थे उसको देखा जाएगा। यूएस इज फेसिंग अ यूनिक चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ चाइना, क्योंकि यूएस का आज तक ऐसी पावर से मुकाबला नहीं हुआ, जो भी पावर का मुकाबला हो उसके ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। चाइनीज पॉलिसीज की इस टाइम पे क्या वीकनेसेस है, और फिर आखिर में देखेंगे जो राइटर ने एक क्वेश्चन रेज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल, या do both of these powers become the victim of, will both of these powers become the victim of Thucydides trap? जो Thucydides trap है, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी सुना हो, काफी बच्चों ने, जिन्हें नहीं भी सुना मैं उसको भी बता दूं। क्या ऐसा ही होगा? क्या इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है? और फिर किस जो हम इंटरनेशनल सिस्टम है, जो बाइपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि इन दोनों पावर्स की वजह से बनता चला जा रहा है, तो क्या बाइपोलर सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है? और अगर नहीं है तो फिर क्या होने जा रहा है? इन सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बुक से भी बताऊंगा, कुछ मैंने यहाँ पर जो है वो पॉइंटर नोट्स भी आपके लिए बनाए हुए, ताकि जो है वो आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। सो जी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आए, काइंडली चैट में जो है वो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये चीज समझ में नहीं आई, या आप इस बात से जो है एग्री नहीं करते हैं, यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ताकि सब बच्चों को इससे पता चले। सो अमेरिकाज डिक्लाइन। अच्छा, पहले ऑथर ने सबसे पहले ये बोला है कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग और स्टार्ट राइटिंग अबाउट अमेरिकाज डिक्लाइन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा जी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑथर रोट इन दिस बुक दैट इट इज नॉट, और वो बिल्कुल सही बात, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अमेरिकाज डिक्लाइन। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि ये इससे पहले इतनी दफा हो चुका है कि उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को लोगों ने डिक्लाइनिस्ट बोलने लग गए, और बेसिकली ये सिक्स्थ वेव ऑफ अमेरिकन डिक्लाइन है जो लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वेव ऑफ डिक्लाइन की बात करें, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा था कि जब सोवियत यूनियन ने अपना जो है वो रॉकेट जो है स्पुटनिक जो है वो स्पेस में भेजा था, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अमेरिकाज डिक्लाइन, जी अब तो सोवियत यूनियन छा जाएगा और उसके पास जो है वो बड़ी एक टेक्नोलॉजी आ गई। फिर दूसरी, जब 1960s में यूएस फेस्ड अ डिफीट in Vietnam, a disastrous because of the disastrous policy, तो जब वियतनाम में हुई, अगेन वही शोर शुरू हो गया कि जी यूएस का डिक्लाइन है, यूएस का डिक्लाइन है। फिर तीसरी वेव्स ऑफ डिक्लाइन की जब आई, जब 1973 का आपने देखा कि एम्बार्गो आया। ठीक है, 1973 का जब ऑयल नेशंस जो थे, पर्टिकुलरली द गल्फ नेशंस, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे और वेस्टर्न वर्ल्ड पे बिकॉज ऑफ द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, अगेन अमेरिकन डिक्लाइन। और फिर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई होती थी यूएस में पेट्रोल लेने के ऊपर, और बड़ी इन्फ्लेशन आई, अमेरिकन डिक्लाइन की बात की गई। फिर अगर आप चौथी वेव की बात करें
तो हमने देखा कि जी वहां पर 1980s में जब राइज ऑफ जापान हुआ, जब राइज ऑफ एशियन टाइगर्स हुए, उसके ऊपर बात की गई। फिर इसी दौरान एक जो है वो हमने देखा कि इकोनॉमिक रिसेशन आया 1980s 1990s में, उसके ऊपर जो है वो यूएस के डिक्लाइन की बात की गई। और ये छठी वेव है जिसके ऊपर यूएस की डिक्लाइन की बात की जा रही है, और ये आज से नहीं है। ये जो सिक्स्थ वेव जो है, ये सिक्स्थ वेव जो है ये स्टार्ट हुई है, ये सिक्स्थ वेव जो स्टार्ट हुई है, ये हुई है व्हेन यूएस इन्वेडेड इराक। जब यूएस ने इराक को इन्वेड किया और उस पॉलिसी के फेलियर के नतीजे में फिर हमने देखा पहले 9/11 होता है, फिर इराक इन्वेजन होता है, फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, और यहां से अगेन एक जो है वो डिबेट शुरू होती है कि इट इज वी आर फेसिंग द डिक्लाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहली चीज जी बिल्कुल, वाटर गेट और स्टैगफ्लेशन समझ नहीं आ रहा है इस फोर्थ वेव में। अच्छा, नूर नजीब कह रहे हैं कि इन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। वाटर गेट और स्टैगफ्लेशन क्या है? वाटर गेट एक स्कैंडल था प्रेसिडेंट निक्सन के अगेंस्ट, ठीक है, कि जब वाटर गेट होता है तो बोला जाता है कि यूएस का पॉलिटिकल ऑर्डर भी डीके हो गया है, ठीक है। ये भी 1970s 1980s की कहानी है कि वाटर गेट बेसिकली क्या था कि उनके प्रेसिडेंट ने अपोजिशन के ऊपर उनकी जो है वो सर्विलेंस की थी, अपने बंदे भेजे थे और किसी तरह मिन्यूवर करके उस इलेक्शन को जीता था। तो बाद में वो पूरा केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और प्रेसिडेंट की जो है टेलीफोनिक कॉल्स का रिकॉर्ड मंगाएगा, और ये प्रूव हुआ कि उन्होंने वहां पे चीट किया, चीट करके इलेक्शन जीता है। और फिर यूएस के प्रेसिडेंट को फर्स्ट टाइम सैक करने लग गए थे, और जो है वो फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया था एक दिन पहले ही। और फिर आने वाले प्रेसिडेंट ने उनको जो है वो माफी की दे दी थी, बेसिकली इम्प्यूनिटी दे दी थी कि भाई आपको नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ था कि जो है वो क्या कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल जो है वो डीके, स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन को ही ये बेसिकली इकोनॉमिक टर्म है। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक क्राइसिस ही की एक जो है वो टर्मिनोलॉजी है। तो इसकी वजह से कहा जाता था कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी इनका डीके हो जा रहा है, और जो है इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी डीके है। तो ये फोर्थ फिफ्थ वेव की बात है। अब जो है वो सिक्स्थ वेव है जो मैंने आपको बताई है। सो इट इज नॉट न्यू। अब सिक्स्थ वेव में क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया 9/11 होता है, फिर जो है इराक इन्वेजन होता है, फिर हमने देखा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें यूएस सबसे ज्यादा बुरी तरह हिट होता है और चाइना बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को सेव कर लेता है। फिर 2008 के बाद आए तो आपको नजर आता है जो है वो 2016 के अंदर यूएस प्रेसिडेंसी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो कहा जाता है कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि उनके आने के बाद से वी फर्स्ट टाइम सॉ दैट द यूएस basically receding from its global commitments, is receding from its democratic norms and democratic culture। हमें नजर आता है कि ट्रम्प जो है नेशनलिस्ट बातें करते हैं, और हमने देखा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट से भी यूएस पीछे चला जाता है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो गई, पेरिस क्लाइमेट डील हो गई, और फिर बहुत सारी चीजें आपने देखा जाते जाते भी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के ऊपर हमला करवाकर और फिर वो निकल गए। तो ये फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसने इस पूरे चीज के अंदर एक एक्सलरेंट का रोल प्ले किया है, एक जो है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है, कि जो है वो कि यूएस के डिक्लाइन में जो समझा जा रहा है कि जो कैटलिस्ट का रोल प्ले किया वो था कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 में द मोमेंट at which US had to lead the world, US basically closed its door, and it is basically the China who lead the world in the form of mask diplomacy, और जो है वो डिफरेंट तरीके से चाइना ने दुनिया को लीड किया, और यूएस ने तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के दरवाजे भी बंद कर दिए। तो कहने का मकसद है ये छठी वेव है जिसके ऊपर ये बात हो रही है कि आर वी विटनेसिंग द डिक्लाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्या ये बात सही है या नहीं है? ठीक है जी, ऐसी बात है भी या नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि हम यूएस का डिक्लाइन फेस कर रहे हैं, ठीक है। यूएस इज स्टिल नंबर 1 इन मैनी फैक्टर्स। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, जैसे मैंने कहा कि पांचवी छठी दफा है जब ये चीज डिस्कस हो रही है हिस्ट्री के अंदर, तो ऐसी बात नहीं है। स्टिल देयर आर मैनी platforms, there are many sectors at which US is number 1 and outperform all the other countries including China by a large margin, by a massive margin। तो आउट परफॉर्म करता है। अब वो चीजें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बुक से ही पढ़ के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
क्या चीज है जी? यूएस रिमेन्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय फार। अभी भी यूएस लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमेशा कहता हूं कि अगर आप पर कैपिटा में कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी, तो चाइना आसपास भी नहीं है अगर आप पर कैपिटा में जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। कंप्राइजिंग अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ऑल ग्लोबल आउटपुट, मोर देन नेक्स्ट टू कंट्रीज चाइना एंड जापान। America's share of global GDP is actually expanded over the last decade. Its banks, which were the center of the crisis, emerged from it more dominantly. In the World Economic Forum's competitive index, US ranks second to tiny Singapore. In global manufacturing competitiveness, it's nearly ties China. The United States hosts the majority of the world's largest and most technologically advanced companies. The world reserve currency remains the US dollar, which has only expanded in recent years, now accounting for almost 90% of all transactions. ठीक है? अगर हम 2009 की जो है 2019 की जो है वो नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर करें, तो एक इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर है रुचिर शर्मा, वो कहते हैं कि अराउंड जो यूएस की जीडीपी है वो अराउंड 6% थी जो है 2019 में, चाइना 4% थी, और इसी रेट को देखें तो चाइना वुड नॉट कैच अप द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंटिल 2015। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, दैट वॉशिंगटन हैज द वर्ल्ड्स most powerful military by far, spending more on the defense than next 10 countries combined। तो ये तमाम वो फैक्टर है जो इस बात के सबूत करते हैं कि नहीं जी, अमेरिका इज स्टिल द नंबर वन एंड विल बी द नंबर वन इन द नेक्स्ट 4 और 5 डिकेड्स। ठीक है ना, यूएस मिलिट्री में इतना इन्वेस्ट कर रहा है जो उसके नीचे 10 कंट्रीज का बजट मिला ले तब जाके उसका बजट होता है। 600-650 बिलियन डॉलर्स का बजट है। चाइना का तकरीबन 150, 160, 170 बिलियन डॉलर का बजट है। फिर इनोवेशन में नो वन कैन कंपेयर द सिलिकॉन वैली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना ने अब जाके इनोवेशन शुरू किया, बट चाइना में इनोवेशन कभी थी ही नहीं। ठीक है, हमेशा वहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग होती थी, उसकी चीज देख के बना लो, उसकी चीज कॉपी कर लो, उसकी चीज कॉपी करो। नाउ देयर कंपनीज लाइक हुआई हो गई, जो है वो ये जो है आपकी जिसको रेडमी है, जिसको इंटरनेशनल नाम क्या है, शाओमी, वो हो गई जिन्होंने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। वरना हाई एंड वैल्यू चेन के ऊपर चाइना था ही नहीं। चाइना तो लो एंड वैल्यू चेन के ऊपर था। वहां पे अगर आप अब देखें, उनका टिकटॉक है जो दुनिया में एक मैसेज एक जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। वरना इट्स ऑल अबाउट अमेरिका। ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट अमेरिका, इट्स ऑल अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो है वो इनफैक्ट जो हवाई के ऊपर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मसला चल रहा था, उसमें हवाई में भी जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी यूएस का है, एंड्रॉइड बेस्ड। तो आप एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम से भाग नहीं सकते, आप आईओएस से भाग नहीं सकते, आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर से भाग नहीं सकते। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज फार एज इनोवेशन इज कंसर्न। उस लेवल तक पहुंचना किसी भी मुल्क के लिए अभी बहुत दूर है। सो वी आर नॉट विटनेसिंग बेसिकली द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका। पहली चीज, पहले क्वेश्चन का आंसर। तो फिर क्या हो रहा है? उस ऑथर कहता है फईज जकरिया अपनी बुक में कि बेसिकली इट इज द डिक्लाइन ऑफ यूएस सॉफ्ट पावर। यूएस की सॉफ्ट पावर का डिक्लाइन हुआ। और इनफैक्ट वो ये भी कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, इट इज नॉट द यूएस दैट इज डिक्लाइनिंग, इट इज बेसिकली द रेस्ट दैट आर राइजिंग। we are witnessing the rise of the rest instead of the decline of the United States of America। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये सॉफ्ट पावर में डिक्लाइन आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ये सिर्फ यूएस की डिक्लाइन, क्योंकि यूएस ने हमने देखा कि तो उसी पेस के साथ आगे बढ़ रहा है। जो दूसरे लोग हैं ना, उन्होंने अपने स्टेचर को, पोजीशन को, स्टेट को राइज किया है। ठीक है, और सॉफ्ट पावर में डिक्लाइन है। अब सॉफ्ट पावर क्या है? जोसेफ ने उसके ऊपर पूरी बुक लिखी थी 2001 में सॉफ्ट पावर के ऊपर। सॉफ्ट पावर को बोला जाता है कि कंट्री जो है वो एनी कंट्री, जो यहीं से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। द कोर आइडिया इज टू द एबिलिटी ऑफ एनी कंट्री टू गेट अदर कंट्रीज टू डू व्हाट शी वांट। ठीक है, कि किसी भी कंट्री की काबिलियत कि वो दूसरे मुल्कों से वो काम कराए जो वो चाहता है, विदाउट मिलिट्री एडवेंचर्स, विदाउट थ्रेट, विदाउट काइनेटिक पावर, विदाउट मिलिट्री पावर्स, विदाउट सैंक्शंस, अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू। ठीक है, वो उन कंट्रीज से वो काम करवाए जो वो चाहता है, और वो कंट्रीज वो काम करें भी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने थ्रू आउट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 आप देखें तो यही ट्रेंड को फॉलो किया। बट आप देखें
कुछ सालों में ये ट्रेंड नीचे गया है, यूएस की सॉफ्ट पावर में डिक्लाइन आया है। इस चीज को जो है वो प्रूव करने के लिए ऑथर ने जो है प्यू सर्वे की स्टैटिस्टिक्स भी यूज की हैं और उसने केस स्टडी भी यूटिलाइज किया। उसने देखा कि फॉर एग्जांपल आप टर्की की केस स्टडी दी है कि आप टर्की को देख लें, वो टर्की जो है कि 1980s में जो है वो वॉशिंगटन के बगैर कुछ कर नहीं सकता था, यूएस के बगैर कोई स्टेप ले नहीं सकता था, उसकी इकोनॉमी यूएस के ऊपर डिपेंड करती थी। बट वही टर्की हमने देखा कि सीरिया के अंदर अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। वही टर्की ने कुर्द्स को जो है वो यूएस की सपोर्ट थी जब कुर्द्स को उसकी अपोजिशन की, उसी टर्की ने डिस्पाइट द पोजिशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसाइडेड टू बाय मिलिट्री वेपन्स फ्रॉम रशिया। तो उसने एग्जाम्पल की कि ये ट्रेंड हर जगह है, ये चाहे आप इंडोनेशिया को देख लें, ब्राजील को देख लें, आप कीनिया को देख लें, तो ये ट्रेंड आपको नजर आएगा। और क्यों है? इट इज बेसिकली द राइज ऑफ द रेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बात बताई। सो पहले क्वेश्चन, आर यू विटनेसिंग द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका? द आंसर इज नो। दिस इज द सिक्स्थ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका। यूएस स्टिल आउट परफॉर्मिंग अदर्स बाय फार मार्जिन। किस चीज में डिक्लाइन है? मैंने आपको बताया कि किस चीज में डिक्लाइन है। बेसिकली सॉफ्ट पावर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द रेस्ट। फिर जी हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन, इमीडिएट राइज ऑफ चाइना, हाउ एंड व्हाई? ठीक है, राइज ऑफ चाइना। अच्छा, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई राइज ऑफ चाइना हुआ है तो इसका ये मतलब है कि यूएस नीचे आया। अगेन ये बात नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया ना कि सॉफ्ट पावर की डिक्लाइन का मतलब भी ये नहीं, ऑथर कहता है कि यूएस नीचे गया। इसी तरह राइज ऑफ चाइना का भी ये मतलब नहीं है कि चाइना ने अपनी पोजीशन को ऊपर लेकर आया तो यूएस की डिक्लाइन हुई, नहीं। ऑथर ने कहा कि इट इज द यूरोप दैट लॉस्ट इट्स पोजीशन एज नंबर 2, कि यूरोप ने जो पोजीशन है ना वो अपनी लॉस्ट की है इन ईयर्स के दौरान। यूरोप की जीडीपी डिक्लाइन हुई है, ओवरऑल इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक के अंदर उसका शेयर है वो 30 से 20% पे चला गया है। जो उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है यूरोप का, जर्मनी, उसका अगर आप साइज देखें तो इट इज बेसिकली अ क्वार्टर ऑफ चाइना। तो चाइना ने आउट परफॉर्म किया है यूरोप को और दूसरे मुल्कों को, और जो है वो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग द बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर का क्या मतलब है? जो बच्चे आईआर के नहीं है या जिनको नहीं समझ में आता, बाइपोलर का मतलब समझ लो। बाइपोलर का मतलब टू पोल्स, बाइपोलर का मतलब टू सेंटर ऑफ पावर्स, कि दो जगहों पर पावर जो है वो कंसंट्रेट हुई हुई होगी। देयर आर टू पोजीशंस, देयर आर टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पावर्स आर कंसंट्रेटेड। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और राइज ऑफ चाइना की वजह से चाइना है। अब बायपोलर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो दो पावर हैं ये शायद आपस में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल होगी, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम ये बोलें कि वी आर विटनेसिंग अ बाइपोलर सिस्टम और वी आर लिविंग इन अ बाइपोलर सिस्टम, दैट मींस चाइना's strength and China's might is basically is equals to or comparable to the might of the United States of America। हरगिज ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि यूएस इस टाइम पर भी आउट परफॉर्म करता है हर किसी को। तो फिर बाइपोलर हम क्यों कहते हैं? बाइपोलर हम इसलिए कहते हैं कि दो पावर्स ऐसी होंगी जिनकी पावर दूसरी तमाम पावर से ज्यादा होगी। ठीक है, अब उनमें आपस में जो है वो हो सकता है, जैसे चाइना की पावर बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट डिस्पाइट दैट चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो तमाम दूसरे कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड बाइपोलर सिस्टम। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ऑथर ने इसकी भी वजाहत की है कि ये हमारा एक मिस रीडिंग है, ये हमारी जो है वो एक हम ये गलत काम करते हैं, ये जो है वो हम मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को कि बाइपोलर सिस्टम डजंट मीन दैट चाइना इज बेसिकली इक्वेटिंग द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट मींस चाइना आउट परफॉर्मिंग अदर्स एक्सेप्ट यूएस बिकॉज यूएस स्टिल द नंबर 1। ये चीज देखिए, ये चीज सोचिएगा, क्योंकि हमारे जो गली मोहल्लों में, और ये मैं हमेशा कहता हूँ एक इमेच्योर व्यू पॉइंट है, वो यही है कि जी चाइना जी अब तो यूएस जी कुछ भी नहीं रहा और चाइना हर चीज, ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जी इमीडिएट राइज ऑफ चाइना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इमीडिएट राइज ऑफ चाइना, और इमीडिएट राइज ऑफ चाइना क्यों हुआ? इमीडिएट राइज ऑफ चाइना होता है एक चीज की वजह से जिसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर चाइना ने अपनी पूरे स्टेचर को डेवलप किया है और पूरी अपनी पोजीशन को बेस्ड किया हुआ है। और मैंने ये भी कहा कि चाइना ने किसको आउट परफॉर्म किया है? यूरोप को आउट परफॉर्म किया हुआ है। अब थोड़ी सी चाइना की कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ी चाइना की
इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात कर लें जो ऑथर ने बताया हुआ है, बुक से ही पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एट द स्टार्ट ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा बोलते हैं 1990s को, जब फॉल ऑफ बर्लिन हुआ था और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन हुआ 1989 में और 1980s के अंदर, उसके बाद से पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आया, जिसको जो है काफी लोगों ने एंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा, वो दूसरी डिबेट है। तो उस वक्त क्या था जी, द कंट्रीज अकाउंटेड फॉर लेस देन 2% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। चाइना की सिर्फ जो है वो अगर जीडीपी को कंपेयर करें तो द कंट्रीज जो उसका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में वो लेस देन 2% था। नाउ इट्स अकाउंट्स फॉर 16%। आप राइज देखिए कितना मैसिव है चाइना का। For the last decade, China has been a single largest source of global growth. It is now the world's number one trading nations in goods, taking the place of United States, which has held the position for 7 decades. As far as trading is concerned, goods की trading उसमें वो number one आ चुका है. China is the world's largest manufacturer and second largest importer, and it holds the world's largest foreign exchange reserve. चाइना को ये भी कहा जाता है कि वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शॉप जो है वो पूरी दुनिया की कोई सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। इट्स नंबर वन इन शिप बिल्डिंग and the production of solar panels and turbine. It is the biggest market for cars, computers, and smartphone in the world. It has 226 of the 500 fastest computer in the world, twice as many as America. ठीक है। So ये आपके सामने है rise of China, और आया क्यों है? How? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। चाइना शेयर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रैंक सेकंड बट इज ऑलमोस्ट एज लार्ज ऑफ द नेक्स्ट 4 कंट्रीज कंबाइन। जैसा कि मैंने कहा कि भाई इसका रैंक सेकंड ही है, बट दूसरों से के नीचे जो 4 कंट्रीज को कंबाइन कर लो तब जाके जो है वो इसकी आप जीडीपी के कंट्रीब्यूशन तक पहुंचोगे। सेम इज द केस विद जो है वो जो इसकी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि यूएस बाय फार बहुत आगे है, लेकिन चाइना की मिलिट्री भी दूसरे कंट्रीज से जो है वो आप देखेंगे काफी आगे है, जो इसकी मिलिट्री अब स्पेंडिंग है जो इसने शुरू कर दिया है। ठीक है जी। सो अब क्या है थर्ड पॉइंट है, ये चीज समझ में आ गई कि डिक्लाइन और इमीडिएट राइज ऑफ चाइना। थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि भाई यूएस चाइना के रिलेशंस के अंदर टर्निंग पॉइंट कैसे आया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि यूएस की स्टार्ट में खास तौर पे इन द कोल्ड वॉर एरा, जब निक्सन के दौर से अगर आप शुरू करें, जब जो है वो किसिंजर ने, ये जो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना, ये बुक में नहीं है, ये तो मैं अपनी जो है वो रीडिंग की बेसिस के ऊपर या आपको समझाने की बेसिस के ऊपर ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि अगर आप देखें तो निक्सन के दौर में जब ये रिलेशंस को डेवलप किया गया किसिंजर के थ्रू, पाकिस्तान का बहुत रोल था, तो यूएस ने एक अच्छे रिलेशंस, यूएस ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशंस विद चाइना एंड ट्राइड इट्स बेस्ट टू गेट चाइना connect with the international system, to get China integrate with the international system, so that China become more open, more democratic, less repressive, and less socialist country. इससे पहले अगर आप माओ का चाइना अगर आप देखें, ठीक है, मैंने इस यहाँ पे पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वाला चाइना था, अगर आप उनका चाइना देखें तो वो एक बड़ा एक खतरनाक चाइना था। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे कोटेशन भी लिखी हुई है माओ जेडोंग की, कि वो क्या कहते थे, इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट एंड हाफ ऑफ मैनकाइंड डाइड, the other half would remain while imperialism would be razed off to the ground and the whole world would become socialist। ने बोला कि भाई कोई मसला नहीं है, मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूं कि अगर आधी दुनिया मर भी जाती है मेरी चीजों की वजह से और हमारी वजह से, तो आधी दुनिया जो जिंदा होगी उसका कैपिटलिज्म से और इंपीरियलिज्म से जान छूट जाएगी, और पूरी दुनिया जो है वो उस टाइम पे जो आधी दुनिया बची होगी वो सोशलिस्ट हो जाएगी। ये माइंडसेट। सो बिकॉज ऑफ द यूएस पॉलिसीज, उसको जो है वो कॉर्पोरेशन की पॉलिसीज, और सिर्फ कॉर्पोरेशन की पॉलिसीज नहीं थी, बेसिकली जो टर्म इस्तेमाल होती है यूएस पॉलिसी की, वो हैजिंग की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, कि हैजिंग जो है वो यूएस की पॉलिसी कहलाती है। वो क्या थी? इंगेजमेंट और डेटरेंस। इंगेज भी करेंगे, कोशिश करेंगे इनको इंटीग्रेट करें इंटरनेशनल सिस्टम, और एज फार एज इनके साथ एक कंपटीशन और एक डेटरेंस लेवल भी मेंटेन रखेंगे। और उसकी वजह से आप देखें कि चाइना इस टाइम के ऊपर, आप देखें चाइना ने 1979 अपार्ट फ्रॉम स्क्रिमिशेस इन वियतनाम, उसके बाद से कोई जो है वो वॉर नहीं लड़ी।
चाइना अपना जो है वो लोगों के इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो है वो इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। China is the permanent member of the United Nations Security Council and have used force many times in place over the last decades. All the other, अच्छा, the record of the non-aggression is unique among the world great powers. आप देखें चाइना का जो non-aggression की जो पॉलिसी है वो भी सबसे अच्छी है एज फार एज परमानेंट मेंबर्स कंसर्न। यूएस सबसे ज्यादा एग्रेशन कर चुका है, सबसे ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस को खत्म कर चुका है, बट चाइना ने ये काम नहीं किया। और चाइना इज द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, इवन अभी आप ब्रिक्स को देख लें जो कि इसमें नहीं मेंशन हुआ हुआ। तो ये चाइना जो हुआ है ये बेसिकली यूएस की पॉलिसी, कहा जाता है ना यूएस पॉलिसी से फेल्ड। मैं अक्सर ये राइटर ने लिखा क्यों, ये बात बताई क्यों है, पूरी डिटेल लिखी क्यों है, क्योंकि अक्सर ये बात आप फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन उठा लें, फॉरेन पॉलिसी उठा लें, डिप्लोमेट उठा लें, 3-4 बड़े मैगजीन है, तो कहा जाता है यूएस पॉलिसी हैज फेल्ड एंड बिकॉज ऑफ द यूएस पॉलिसीज वी आर विटनेसिंग द एग्रेसिव चाइना, वी आर विटनेसिंग द बेलिजेंट चाइना। नो, इट्स नॉट। बिकॉज ऑफ द यूएस पॉलिसीज जो कि हैजिंग की पॉलिसी थी उसकी वो कामयाब हुई, और जिसकी वजह से आज हम ऐसा चाइना देख रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल भी है, जो कि पीसफुल है, और जो कि इस इंटरनेशनल सिस्टम को ना सिर्फ इसके अंदर रहता है बट इसको जो है वो सस्टेन भी रखना चाहता है, ताकि क्योंकि इसी सिस्टम में वो ऊपर आए। फिर क्या मसला हुआ? मसला हुआ जी, टर्निंग पॉइंट यूएस चाइना रिलेशनशिप में आया 2008 से, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उसने 2012 लिखा है, लेकिन मेरे नजदीक 2000, इसके पहले बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर 2012 में चाइना के अंदर एक प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है जी जिनपिंग, और जी जिनपिंग एक न्यू पॉलिसी लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी द चाइनीज सेंचुरी, दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ चाइना, चाइनीज सेंचुरी इसको नाम रखते हैं। फिर बाद में जाके एशियन सेंचुरी उन्होंने कर दिया था, और वो कहते हैं कि अब से हमारी पॉलिसी जो है वो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होगी, हम डोमिनेंट पोजीशन पे जाएंगे, हम स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री भी बनाएंगे, हम जो है वो मिलिट्री डोमिनेशन के ऊपर जाएंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे, और एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे दुनिया में। और हमारी जो पोजीशन है, जो मिडिल किंगडम वाली पोजीशन है, उसको हम दोबारा एक्वायर करेंगे। मिडिल किंगडम, अगर किसी ने चाइनीज पॉलिसीज को गौर से पढ़ा या जो चाइनीज कल्चर से वाकिफ है उनको पता होगा कि चाइनीज कंसीडर्ड देमसेल्फ एज अ मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम क्या है? वो कहते हैं कि ऊपर जो है वो गॉड अलमाइटी है और नीचे दुनिया वाले हैं, और हम जो है वो मिडिल किंगडम में हमारा काम है कि हम अल्लाह ताला या गॉड की जो ब्लेसिंग्स है और गॉड का जो सिस्टम है वो दुनिया वालों को पहुंचाए। यानी चाइना के जो बाहर जितने सारे लोग हैं जो चाइनीज सिस्टम को फॉलो नहीं करते, दे कंसीडर देमसेल्फ एज बारबेरियन, और वो समझते हैं कि ये हमारा रोल है कि हम उनको जो है वो सिविलाइज्ड करें। ये एक उनका ट्रेडिशनल माइंडसेट है मिडिल किंगडम वाला। अगर आप जब चाइना को पढ़ेंगे तो आपको चीजें ऐसा होगा ना, ये सिर्फ ना चाइना के लिए भी नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी पूरी यही सीन है, और जो है वो भी इसी चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनका पूरा माइंडसेट है। व्हाइट्समैन बर्डन को अगर आप देखें, व्हाइट सुप्रीमेसी को देखें, व्हाइट्समैन बर्डन के नाम देखें, इसी तरह मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट देखें यूएस का, तो वो भी तकरीबन इसी तरह है। लेकिन अभी हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो एक ह्यूमिलिएशन सेंचुरी थी हमारे लिए, 19th सेंचुरी इज कंसीडर्ड एज द 20th सेंचुरी बेसिकली, नहीं 19th सेंचुरी इज कंसीडर्ड द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर चाइना। और जो है वो उसके बाद से वो कहते हैं कि अब जो ये 21st सेंचुरी है इसको हम अपने लिए जो है वो एक इट्स बेसिकली सेंचुरी ऑफ चाइना, सेंचुरी ऑफ एशिया ये हम बनाएंगे। दैट इज व्हाई वहां से एक शिफ्ट आया, और जब वहां से एग्रेसिवनेस बढ़ी, वहां से डोमिनेंट एटीट्यूड बढ़ा, तो यूएस के अंदर ये थ्रेट फील हुई, यूएस फील थ्रेट दैट इट्स पोजीशन is basically is going to die. They are going to lose her position because of the belligerent China, because of the rising China. तो जो यूएस के पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने फिर जो है वो आपने देखा कंटेनमेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और ट्रम्प के दौर में तो बहुत ज्यादा जो है वो कंटेनमेंट पॉलिसीज को जो है वो अडॉप्ट किया गया। और फिर चाइना के अंदर भी जो ऑर्थोडॉक्स हैं या जो वॉर मॉन्गर्स हैं या जो हार्ड लाइनर्स हैं
उन्होंने भी यही बोला कि भाई अब जो है वो वॉशिंगटन हमारे साथ जो कंटेनमेंट की पॉलिसी आजमा रहा है, तो हमें मजीद एग्रेसिव आउटलुक के ऊपर जाना चाहिए। तो आपने चाइना को देखा कि चाहे वो BRI वाला एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो, या हांगकांग के जो प्रोटेस्ट को क्रश करना हो, या जिंगजियांग के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, या फिर हमने देखा साउथ चाइना सी के अंदर जो इसका एक एग्रेसिव आउटलुक है कि भाई किसी को नहीं आने दूंगा, साउथ चाइना बिलोंग्स टू चाइना। तो वो सब चीजें हमने विटनेस की, और वहां के जो जो हार्ड लाइनर्स है उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पॉलिसीज को मजीद अपनाना होगा। और यहीं से फिर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल और नॉट, ठीक है, कि क्या कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। लेकिन साथ साथ इससे पहले कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो कि ऑथर के मुताबिक समझने चाहिए और उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि अब चाइना इज अ रियलिटी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हाउ मच लेवरेज ऑफ चाइना इज अप्रोप्रिएट एंड हाउ मच कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर, क्योंकि चाइना इज अ रियलिटी। तो ये देखना चाहिए कि उसके जो टीचर है उसके मुताबिक उसका कितना रोल उसको देना चाहिए, कितना लेवरेज जो है वो हमारे लिए सही है और कितना लेवरेज हमारे लिए डेंजर है। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना, एक एक नेचुरल फिनोमेना भी है, वो भी इस राइटर ने अपनी बुक में लिखा है कि वो नेचुरल फिनोमेना क्या है कि जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाता है तो वो अपना डोमिनेशन भी दुनिया में क्रिएट करता है, वो अपनी जो है वो इन्फ्लुएंस भी दुनिया में क्रिएट करता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इफ यूएस वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट दिस नेचुरल फिनोमेना, इफ यू वांट्स टू इरेडिकेट एंड गेट रिड ऑफ दिस नेचुरल फिनोमेना, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यूएस इल्यूजन में रह रहा है। उसने कहा, ऑथर ने, कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, आपको ये डिबेट करनी चाहिए कि किस हद तक आप चाइना की डोमिनेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, किस हद तक चाइना की डोमिनेंस आपके लिए खतरा नहीं, और किस हद के बाद, यानी आपको अपनी रेड लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चाइना को बिल्कुल ही आप क्रश कर देंगे, और ये पॉसिबल नहीं है, कि चाइना इज बेसिकली फॉलोइंग द नेचुरल प्रोसेस, जो हर मुल्क का एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आप वर्ल्ड वॉर 1 में देख लें, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन को देख लें, जर्मनी को देख लें, जापान को देख लें, आप इवन नेपोलियन के फ्रांस को देख लें आप, ठीक है, आपको सब जगह यही सिस्टम नजर आएगा। तो उसने बोला ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिस देखने में। फिर उसने बोला कि चाइनीज पॉलिसीज की वीकनेसेस क्या है। उसने बोला चाइनीज पॉलिसी की वीकनेस ये है कि चाइना के जो रीजन में उसके नेबर्स है ना, वो बेसिकली चाइना से खुश नहीं है। They basically considered China as a threat, and the most important neighbors are South Korea, Japan, the countries of ASEAN, India. तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो चाइना के रीजन में होगा इंस्टेड ऑफ द रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये पॉलिसी को चाइना को देखना, और चाइना की पॉलिसी से ये मजीद चीज जो है वो इंटेंसिफाई होती चली जा रही है। इन द वर्ड्स ऑफ राइटर भी मैं आपको बता देता हूं पढ़ के कि उसने क्या लिखा हुआ है, फिर हम जो है वो इसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाइना's fundamental geostrategic weaknesses has always been an abundance of nearby countries that oppose its rise. Yet far from ameliorating the deficiency, China's policy has exacerbated it. ठीक है। मिनाज वसीम पूछ रहे हैं सर ये कौन सी बुक में है टॉपिक, बुक का नेम बता दें। ये वही बात हो गई है कि पूरी कहानी सुनने के बाद जो है वो कोई पूछता है कि जुलेखा मर्द थी कि औरत, ठीक है जी। सो आई जस्ट वांट टू से कि भाई आई डू नॉट हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं कहा था yet far from ameliorating this deficiency, these policies have exacerbated। मैंने जैसे कि कहा कि उनकी पॉलिसी से मजीद ये चीज जो है वो इंटेंसिफाई हो रही है, मजीद ये चीज एक्सेलरेट हो रही है कि द पीपल, द नेबरिंग कंट्रीज इन द रीजन ऑफ चाइना फील थ्रेटन। China today is still rising but embedded in the vast continent, encircled by hostile neighbors that are growing more adversarial by the month। यानी हर गुजरते महीने के साथ, गुजरते टाइम के साथ मजीद एडवर्सियल होते चले जा रहे हैं उसके नेबर। और ये चाइना की पॉलिसी की एक वीकनेस है, चाहे वो इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, आसियान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, सबकी बात जो है यहाँ पे की गई। नाउ द क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी दफा इसके बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे कि इज के विल द बोथ पावर्स बिकम द विक्टिम ऑफ सुसाइडाइट्स ट्रैप। और सुसाइडाइट्स ट्रैप क्या है? सुसाइडाइट्स ट्रैप यही है कि व्हेन द राइजिंग पावर थ्रेटन द स्टेटस को पावर, वॉर इज इनएविटेबल।
ठीक है, ये थुसाइडाइड्स ट्रैप है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। थुसाइडाइड्स एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने बिफोर क्रिस्ट के अंदर जो पेल्पोनेशियन वॉर्स हुई थी 430 बीसी के अंदर स्पार्टास और एथेंस के दरमियान, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी थी। और हिस्ट्री का कंक्लूजन यही है कि जब भी राइजिंग पावर स्टेटस को पावर को थ्रेटन करती है तो वॉर इनएविटेबल है। और यही चीज अब यूएस चाइना की राइवलरी के ऊपर अप्लाई की जाती है। सो द क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफी लोग बायपोलर वर्ल्ड को बोलते हैं कि बायपोलर वर्ल्ड में क्योंकि दो पावर्स होती हैं इसलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनअवॉइडेबल है। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला कि आपको बायपोलर वर्ल्ड समझना चाहिए। उसे बोला कि बायपोलर वर्ल्ड एक ऐसी इंटरनेशनल सिस्टम है, एक ऐसा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है जिससे दुनिया में सब लॉन्गेस्ट पीस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट पीस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अमंग ग्रेट पावर्स वाज विटनेस इन द पीरियड ऑफ द बायपोलर वर्ल्ड, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू से लेके जो है वो हमने फॉल ऑफ बर्लिन वॉल तक देखा। ठीक है, 1949 से लेकर हमने जो है वो, अगर आप उस टाइम के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को ले लें, 1949 से लेकर 1989 तक, ये लॉन्गेस्ट पीस इन हिस्ट्री अमंग ग्रेट पावर्स के दरमियान। मल्टीपोलर वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं, ना ही यूनिपोलर वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है। तो ये कहना कि कॉन्फ्लिक्ट बायपोलर में अनअवॉइडेबल है, ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल नहीं, क्योंकि बायपोलर वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा हमने देखा कि लॉन्गेस्ट पीस था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर, ऑल्दो देयर वाज अ कोल्ड वॉर बट डायरेक्ट क्लैश नहीं थी। पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पे मैं कोल्ड वॉर की बात करूंगा। सो कॉन्फ्लिक्ट, ये जरूरी नहीं है कि बायपोलर वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसा कि ऑथर ने कहा कि लॉन्गेस्ट पीस हमने बायपोलर वर्ल्ड में विटनेस किया। नाउ कम टू द कोल्ड वॉर, कि भाई चलो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सर, हम आपकी बात मान लेते हैं, तो कोल्ड वॉर तो पॉसिबल है। और हिस्ट्री टेल्स अस दैट द कोल्ड वॉर इज अनअवॉइडेबल बिटवीन टू ग्रेट पावर्स इन द बायपोलर सिस्टम। तो कहता है कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, कोल्ड वॉर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यूएस को सोवियत यूनियन को कंपेयर कर रहे होते हैं और उसी की एग्जांपल यूएस चाइना रिलेशंस के ऊपर इंपोज कर रहे होते हैं, सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। बोलता है क्यों? सबसे पहले आप देखें कि वो जो कोल्ड वॉर एरा था, वहां पे जो सोवियत यूनियन था, इट इज बेसिकली द चैंपियन ऑफ अ डायमेट्रिकली अपोजिट वर्ल्ड ऑर्डर, कम्युनिज्म। जो कम्युनिज्म का वो चैंपियन था, जो कि डायमेट्रिकली एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर था। और ना सिर्फ वो चैंपियन था, बल्कि सोवियत यूनियन ट्राइड इट्स बेस्ट टू एक्सपोर्ट दिस कम्युनिज्म, टू एक्सपोर्ट दिस वर्ल्ड ऑर्डर इन डिफरेंट कंट्रीज, आइदर इन वियतनाम और इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और ईरान। मतलब काउंटलेस एग्जाम्पल है उसकी। और फिर उसको रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो कैपिटलिज्म का एक जो है वो ट्रेल ब्लेजर था, और उसको रोकने के लिए फिर यूएस अपना जो है वो कैपिटलिज्म एक्सपोर्ट करता था, और तो देयर इज अ कोल्ड वॉर। ठीक है, यही स्ट्रक्चर अगर आप आज के दौर में अप्लाई करें तो ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक है, इवन चाइना इंजॉयज टू लिव इन द सेम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, और सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो चाइना ही है इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, क्योंकि कोई दूसरा कंट्री इतनी ग्रोथ के साथ ऊपर नहीं आया, पहली चीज। और फिर जो चाइना का अपना एक इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसको कई जगह पे जो है वो लेनिन मार्केटिज्म भी कहा जाता है, कई जगह पे सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है, वो चाइना के अलावा कोई और कंट्री फॉलो नहीं करता। और ना ही चाइना अपने सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, ना ही चाइना अपने एलाइज को बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प या इकोनॉमी में इंटीग्रेट जब करूंगा जब तुम मेरा सिस्टम अडॉप्ट करोगे। ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई चीज हम देख रहे हैं कि मौजूद नहीं है। तो पहली चीज, वो जो कोल्ड वॉर का जो प्राइम पर्पस था वो खत्म हो गया। फिर इंटरनेशनल ऑर्डर की मैंने आपको बात की। फिर तीसरी चीज यह है कि उस वक्त सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत कम थी, तकरीबन $2 बिलियन की थी। आज एक दिन की ट्रेड जो है वो तकरीबन $2 बिलियन की, यूएस और चाइना के दरमियान ओवरऑल ट्रेड तकरीबन $600 बिलियन की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ चाइना के दरमियान। तो ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी है कि वहां पर भी हमें कोल्ड वॉर होती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, फिर अगेन वी आर लिविंग इन अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जहां पे हर किसी के लॉज हैं, रूल बेस्ड है, एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल कंडक्ट को, फैसिलिटेट करते हैं कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस को टू कॉमन प्रॉब्लम्स। तो दैट इज व्हाई वो बायपोलर वर्ल्ड को देखते हुए और सोवियत यूएस की जो कोल्ड वॉर है उसकी एग्जांपल यूएस चाइना में अप्लाई नहीं होती। सो इज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल? ठीक है, सो द आंसर इज नो।
ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ चॉइस, कॉन्फ्लिक्ट चॉइस है, आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन सिस्टम की वजह से इनएविटेबल नहीं है। इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद जो ऑथर ने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो ये है कि बायपोलरिटी इज इनएविटेबल, कोल्ड वॉर इज अ चॉइस। इसमें कोई शक नहीं कि वी आर विटनेसिंग अ बाइपोलर सिस्टम, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर sharp bipolar world, but as far as the war is concerned, as far as the cold war is concerned, is a choice of both the countries। चाहे तो कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम दोनों को फोर्स नहीं कर रहा कि वो कोल्ड वॉर की तरफ जाए। सो दिस इज द चैप्टर, the world is becoming bipolar। we have discussed in detail and in depth, हमने discussion की, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान, एंड विल एनालाइज इकोनॉमिक सर्वे, बजट और तमाम चीजें कल से हम शुरू करेंगे। इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट, काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ। एंड जिस तरह आज के लेक्चर में आपको काफी चीजों का फायदा हुआ, आप देखेंगे कि उस जो कि 60 प्लस लेक्चर्स हैं, आफ्टर 2 मंथ्स यू विल फील मोर कॉन्फिडेंस एंड यू फील एंड योर इंटेलेक्चुअल होराइजन विल बी ब्रॉडन, और आपको जो है वो काफी चीजें टिप्स के ऊपर याद होंगी, और आपके जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी देखें ना, ये जो हमने पढ़ा इस पूरे चैप्टर के बाद, इस पूरे सेशन के बाद, आप उन बच्चों की तरह नहीं है कि एक आम बच्चा जो होता है कि भाई यूएस का तो डिक्लाइन है, यूएस गोइंग टू डाई, और अब चाइना ही चाइना है। अब आपको चीजें समझ में आ गई कि भाई ऐसी चीजें नहीं है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं, आपके पास रेफरेंसेस भी हैं कि भाई अभी भी चाइना पीछे, हाँ चाइना दूसरों से आगे, बट यूएस से भी पीछे। फिर लोग बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, उसके भी आपके पास जो है वो काफी आर्ग्यूमेंट्स आ गए। तो टुमारो हमारी रेगुलर क्लासेस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेबसाइट भी दे चुका हूँ, नंबर भी दे चुका हूँ। अगेन मैंने कल भी एक फॉर्म भी शेयर किया था, इफ यू हैव एनी इशू, इफ यू हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज, वो फॉर्म भरें, उसके थ्रू जो है अपने व्हाट्सएप नंबर लिखें, उसके थ्रू हमें इंटीमेट करें कि क्या मसला, फिर जो भी पॉसिबल होगा आपको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, अमीर हमजा कह रहे थे सीएसएस 2023 कब होंगे? भाई देखो, 2022 से जो है ना पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है, पूरा स्केड्यूल बोलना चाहिए चेंज हो चुका है। पहले फैब में पेपर होते थे, अक्टूबर में रिजल्ट आता था, नवंबर तक फॉर्म आता था, फिर दोबारा फैब में पेपर हो जाता। अब किसी को कुछ नहीं पता, इट्स अप टू एफपीएससी, क्योंकि पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो चुका है। तो मैं हमेशा कहता हूं कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर मार्च 2023 में अपने आप को प्रिपेयर रखें। सर इंग्लिश एसे और कंपोजिशन का कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? जी इंग्लिश एसे का हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट जो बैच 2 है वो ईद के फौरन बाद होगा, और कंपोजिशन का भी जो है वो फिर एंड ऑफ जुलाई तक इंशाल्लाह होगा। Amber is saying, sir, how to contact with you? I've already written the website and the number as well। मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ व्हाट्सएप नंबर करें, अपनी क्यूरीज पूछें या रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो भी कर दें, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। वेबसाइट सिंपल है www.cssbrainy.com। May I consider the last course of current affairs? अच्छा जी, बेसिक ग्रामर स्किल पढ़ने वगैरह से होंगे, ये फिर डिटेल हो जाएगी अमीर, हमें अभी इस टाइम पे इतना टाइम नहीं। सर व्हेन विल यू शेयर दीस नोट्स? विच नोट्स? मैंने तो कोई नोट्स इस्तेमाल ही नहीं किए जी। नहीं, मैंने ये कब कहा कि यूएस की जीडीपी ग्रो नहीं करी? मैंने तो बोला यूएस अपनी कांस्टेंट पेस पे जीडीपी को ग्रो कर रहा है, चाइना की पेस फास्ट है, तभी तो बोला 2050 तक अगर चाइना यूं ही रहा तो सरपास कर जाए, ठीक है। और वो भी ओवरऑल जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी पर कैपिटा की बात नहीं करते जी। इसके तो कोई नोट्स ही नहीं थे, एक स्लाइड है ये वाली, ठीक है। इसके तो कोई नोट्स ही नहीं है, आज जो जितना मैंने टॉपिक पढ़ा है मैंने तो खुद बोला, सिर्फ एक स्लाइड थी जिसके ऊपर 5 क्वेश्चंस लिखे हुए थे। और कोई क्वेश्चन जी? चलें जी, इंशाल्लाह लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि I would like to say welcome to all those people, to all those students who are become the part of the new batch of current affairs and Pakistan affairs that is going to start from tomorrow, and best wishes to all the students who are not going to join this session,
एंड बेस्ट विशेस फॉर देम इन देयर प्रिपरेशन इन देयर जर्नी ऑफ सीएसएस एग्जाम। ठीक है जी। लास्ट सवाल है मुजीब का, सर व्हेन द पीसीएस सिंध एंड द पीएमएस सिंध एग्जाम विल बी एंड। यार सिंध का ना पूछा करो, पीसीएस का, क्योंकि एसपीएससी का आपको पता होगा, मैं भी खुद सिंध में हूँ, आई एम ऑल्सो द सिटीजन ऑफ सिंध, बट एसपीएससी का इतना बुरा हाल है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कि उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो अनाउंस करने के बाद गायब हो जाते हैं, उनकी वेबसाइट बंद कर दी जाती है, उनका पूरा इदारा बंद कर दिया जाता है, वो रिजल्ट आ जाता है, वो नल एंड वाइट कर दिया जाता है। सो एसपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो बस जब आए जाके दे देना, अपनी प्रिपरेशन सीएसएस के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस का सिंध का सिलेबस 90% सेम। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। ये दोनों लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। कल वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं लिया था वो भी थोड़ी देर पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह वील मीट टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।